आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके भी चैप्टर में है लास्ट में, और इंटर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका भी लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम है। तो हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इफिक्स में आएंगे। आप सुने रहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। एक बार केवल समझ लीजिए, बस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ चीज़ है लेकिन बहुत ही सिंपल आपको बताई जाएगी। जैसे इसमें डायरेक्ट पहला क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया और कब दिया। याद रखिए, किसने दिया और कब दिया। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द है, इकोसिस्टम टर्म जो है, एजी टांसले वैज्ञानिक है। एजी टांसले 1935, यही क्वेश्चन लिखा। कब दिया और किसने दिया। तो शब्द दिया एजी टांसले ने 1935 में दिया। ठीक, क्लियर। इकोसिस्टम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। इको मतलब होता है, इको लैटिन वर्ड ओइकास से बना है, ओइकास। इसका मतलब होता है सराउंडिंग अस, मतलब जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वही आपका ओइकास का अर्थ होता है। और सिस्टम का मतलब होता है एक तरीके से तंत्र होता है, अरेंजमेंट कैसा। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही सब मिलके क्या बनाते हैं, इको सिस्टम बनाते हैं। इसको जो डिफिनीशन दी गई है, बहुत अच्छी डिफिनीशन है। सबसे सिंपल डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं और आप यही याद करिएगा, सबसे सिंपल है, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। सीधा एक लाइन का डिफिनीशन, जैविक और अजैविक घटकों के बीच के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। बहुत सिंपल है। interaction between biotic and abiotic component, biotic and abiotic component, यानी कि जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों के, जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंध को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सीधा सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, या इसी को दूसरी तरीके से जब हम व्यक्त करें तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन होल फ्लोरा fauna and their physical surrounding is known as
क्या है कि किसी भी स्थान पे जो समस्त फ्लोरा माने समस्त वनस्पतियां, फाना समस्त जंतु और देयर फिजिकल सराउंडिंग और इनके चारों ओर जो वातावरण है, इनके बीच के जो पारस्परिक संबंध है, इनके बीच जो इंटरेक्शन है, इसी को क्या बोला गया? इकोसिस्टम। तभी वही चीज है, फ्लोरा फाना क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक। और फिजिकल सराउंडिंग क्या हो गया? एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, यानी अजैविक घटक हो गए। चीजें वही बनी, जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच के पारस्परिक संबंध को, इनके अध्ययन को क्या बोला गया है? इकोसिस्टम। ठीक, बहुत सिंपल वर्ड में आप बस ये दो ही वर्ड याद रखिएगा, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, इकोसिस्टम जो होता है डायनामिक होता है, डायनामिक। ये अपने आप में बहुत ही परिवर्तनशील है, परिस्थिति के हिसाब से ये अपने आप को मॉडिफाइड करता है, नहीं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटिंग, ये अपने आप को हमेशा रेगुलेट करती रहती है, इसमें सेल्फ रेगुलेशन पाया जाता है। तो ये जो इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है कि एक बूंद पानी, एक बूंद पानी में कैसे इकोसिस्टम? तालाब का पानी लो, नल का पानी मत लेना, ठीक। तालाब का पानी लेंगे तो उसमें बैक्टीरिया होंगे, कुछ वायरस, कुछ हो सकता है एंजाइम, कुछ फाइटोप्लैंक्टन में आ जा सकते हैं। और पानी खुद है, पानी क्या है? खुद है, पानी में एक टेम्परेचर है, एक गैसें भरी होंगी, तो सब चीज़ तो हो गया। बैक्टीरिया हो गई, कवक हो गए, या कोई भी जीव हो गया, तो वो हो गए बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, और पानी खुद अजैविक घटक है, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ही क्या है? इकोसिस्टम है। तो ये इतना छोटा हो सकता है कि ये ड्रॉप ऑफ वाटर, और ये इतना बड़ा हो सकता है कि होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। तो इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है कि एक बूंद पानी, और इकोसिस्टम इतना बड़ा हो सकता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक, तो इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम में जो होते हैं दो प्रकार के होंगे, एक होगा नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जिसको नेचर द्वारा क्रिएट किया गया हो, हमारा आपका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, जो किसके द्वारा बनी हो? नेचर द्वारा क्रिएटेड इकोसिस्टम क्या कहलाती है? नेचुरल इकोसिस्टम कहलाती है। और जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है उसको आर्टिफिशियल या कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम ये मेन दो प्रकार का होगा, एक होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये क्या होगा? एक्वाटिक इको सिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब एक्वाटिक के दो रूप होंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अब पानी होता है क्या? फ्रेश वाटर हो या मेरीन वाटर इकोसिस्टम, मेरीन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है वो पानी खार, जैसे नदियों का इकोसिस्टम, तालाबों का इकोसिस्टम, ठीक, झरने का इकोसिस्टम। तो ये जहां मीठे जल पाए जाते हैं तो इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है, और जो समुद्र का जल है वो खारा है तो उसको क्या बोला जाता है? मेरीन वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है। और दूसरा हो सकता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, वो जलीय पारितंत्र है, ये स्थलीय पारितंत्र। अब स्थलीय पारितंत्र के बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे आपका आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्या है?
फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिक तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इको सिस्टम, ठीक। टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा इको सिस्टम, यानी ये वन जो ऐसा क्षेत्र जो 24 घंटे 12 महीने हमेशा बर्फ से ढका हो, जैसे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव वाले एरिया है, वो टुंड्रा इकोसिस्टम बनाते हैं। और आपका डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थल इकोसिस्टम, डेजर्ट इको सिस्टम, ये सब क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न प्रकार, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या आपका, जैसे हो गया आपका फील्ड इकोसिस्टम, जो खेत हम बनाते हैं, ठीक है, फील्ड इकोसिस्टम, ठीक। अगर हम एक्वेरियम इकोसिस्टम, एक्वेरियम इकोसिस्टम, एक्वेरियम माना होता है जिनमें मछली पालन का, आप देखते होंगे लोग घरों में सजावट के रूप में एक शीशे का बॉक्स रखते हैं जिसमें मछलियां जिलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। तो एक्वेरियम मैन मेड है भाई, तो मैन मेड इकोसिस्टम आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्वेरियम इकोसिस्टम। तो ये आपका बेसिक चीजें हैं। जो आपका क्वेश्चन आता है सीधे कहता है इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? इकोसिस्टम की बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का सचित्र वर्णन कीजिए, या कभी कभी देता है इकोसिस्टम की बायोटिक कंपोनेंट का वर्णन कीजिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको एक इकोसिस्टम समझाएंगे, केवल एक बताएंगे, और आप उसी के अकॉर्डिंग कोई भी आएगा आप उसी तरीके से लिखेंगे, बस जीवों का नाम बदल देंगे। हम आपको बताएंगे तालाब पारिस्थितिक तंत्र, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब उस पॉन्ड इकोसिस्टम के अनुसार कोई भी आए, एक आपको फंडामेंटल बता दिया जाएगा, आप जीव बदलेंगे, केवल फंडामेंटल चीजें नहीं बदलेंगे, ठीक। तो आप उसी के हिसाब से चलिएगा। तो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पॉन्ड इकोसिस्टम का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम पहले क्या बनाते हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम बनाते हैं। डायग्राम बनाने में एक्सपर्ट रहिए, क्योंकि डायग्राम हमेशा काम आएगा, बिना डायग्राम कुछ हो नहीं पाएगा। रफली ही बनाइए, लेकिन बनाइए, क्योंकि बिना बनाए कुछ नहीं होना है।
देखिए ये आपका बन गया एक पॉन्ड पारिस्थितिक तंत्र यानी कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र का चित्र। ये आपका हो जाएगा ग्रीन ट्री, ये आपका हो जाएगा स्मॉल फिश, ये हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन, और इसमें हम कुछ बना देते हैं जूप्लैंक्टन, ये हो जाएंगे आपके जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये हो जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्वाटिक ग्रास, ठीक, ये हो जाएंगे आपके बैक्टीरिया, ये हो जाएंगे आपके फंजाई, ये आपका हो जाएगा स्नेक, ये आपका हो जाएगा लार्ज फिश, और ये आपका हो जाएगा फ्रॉग, ठीक। ये आपका एक बनके तैयार हो गया तालाब पारिस्थितिक तंत्र का चित्र। आप जब भी बनाइएगा एक रफली डायग्राम जरूर बनाइएगा। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छा डायग्राम बने, लेकिन इलस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें हम प्रदर्शित कर सके कि ये एक प्रकार का कौन बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये आपका एक तालाब पारिस्थितिक बनकर तैयार हो गया। अब इस पारिस्थितिक तंत्र में जैसे लिखा है ये आपका सनलाइट है, ये आपका ग्रीन प्लांट, ये ट्री है। अब ये फाइटोप्लैंक्टन टर्म थोड़ा समझ लीजिए तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है पादप प्लवक, हिंदी होती है इसकी पादप प्लवक, यानी ऐसे नन्हे पौधे जो जल की धाराओं पर तैरते रहते हैं। तो ये जल की धारा एकदम ऊपर रहेंगे, तैरते रहते हैं। आप जैसे काई देखते हैं छोटे छोटे पत्तियां होती हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन ये हो गया। जूप्लैंक्टन जो ऐसे एनिमल जो जल धाराओं पे तैरते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जंतु प्लवक। जैसे ये जंतु प्लवक हो गया। अब ये एक छोटी मछली बनाई गई है, ये बड़ी मछली आप समझ सकते हैं, ये फ्रॉग है। अब यहाँ पे अपना दिमाग मत लगाइए कि बहुत अच्छा नहीं बना है, यहाँ पे हमको केवल क्या देना है? इलस्ट्रेशन देना है फ्रॉग का। तो ये आपका क्या बन गया? ये है आपका एक फ्रॉग है, और यहाँ पे ये बैक्टीरिया दिखा दिया गया है, ये ग्रासेस दिखा दी गई है, और ये आपका फंजाई दिखा दिया गया है। तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन दिखा दिया गया है। बायोटिक में आप क्या जाएंगे? मछली आ जाएगी, ग्रास आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फ्रॉग। एबायोटिक में आप क्या जाएंगे? पानी यहाँ का होगा, सनलाइट है, यहाँ पे गैसें घुली होंगी, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट। तो आप एक रफली डायग्राम जरूर बनाइएगा, चाहे जब भी क्वेश्चन आता है आप एक रफली डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब हम इसका जो है ये आप डायग्राम देख लीजिए, आप रफली बना लीजिएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे तो पहला हेडिंग डालेंगे बायोटिक कंपोनेंट। क्या डालेंगे? बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब ये है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वे घटक जिनमें जीवन पाया जाए, जो सारे सजीव कंपोनेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। अब इस बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो हमारा आता है ऑटोट्रॉफ्स, या प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। प्रोड्यूसर आप क्या समझते हैं? प्रोड्यूसर से आप क्या समझते हैं? या स्वपोषी से आप क्या समझते हैं? तो प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी अभी इसका डायरेक्ट समझिए होता है कि प्रोड्यूसर किसी भी इकोसिस्टम का की कंपोनेंट होता है। की कंपोनेंट सबसे मेन घटक होता है, की कंपोनेंट होता है। यहीं से इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर वे होते हैं
नेचर में प्रोड्यूसर मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा। केवल ग्रीन प्लांट नहीं होते, कभी कभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉन्ड इकोसिस्टम की। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपका प्रोड्यूसर कौन होगा, ग्रासेस, ग्रीन प्लांट्स, पौधे। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और इस प्रोड्यूसर में आपका आ जाएगा जैसे फाइटोप्लैंक्टन, क्या देखिए अभी डायग्राम में बना था, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप लवक हो जाएंगे। और क्या आएगा, एक्वाटिक ग्रास यानी कि अगर एल्गी भी हम उसको लिख सकते हैं, एक्वाटिक ग्रास लिखा था डायग्राम में। और हम बात कर सकते हैं किसकी, ट्री, जो डायग्राम में बनाया था। तो ये सब क्या हो गया, उत्पादक हो, ठीक। तो प्रोड्यूसर को क्या बोला गया, की कंपोनेंट क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे मेन घटक है और यहीं से इकोसिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है, सबसे मेन पॉइंट है। इनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। पहला कंपोनेंट क्लियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी के क्वेश्चन आता है सिंपल, आप बस समझ लीजिए, आराम से लिख सकते हैं। अब प्रोड्यूसर हो गया, इस बायोटिक कंपोनेंट का दूसरा घटक है कंज्यूमर, उपभोक्ता। कंज्यूमर क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये मूलली जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ, क्या होते हैं भैया, हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वे होते हैं जो ये मेनली होते हैं एनिमल, मेनली क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। That's organism which cannot make their food itself and depends on the another organism for nutrition, known as consumer or heterotrophs। तो ऐसे एनिमल या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है या उपभोक्ता कहलाता है। अब ये जो कंज्यूमर है, ये कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में भर के आते हैं। बड़े सिंपल है कि कंज्यूमर में लेवल हमको डिफाइन करना पड़ता है, कौन फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है, कौन सेकंड लेवल है, कौन थर्ड लेवल है, वो डिफाइन करना पड़ता है। तो कंज्यूमर को मेनली भी 3 ग्रुप में हम आप यहाँ पढ़ लेते हैं, पहला, दूसरा, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, पहला क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को खाता है। इसको हम बोलते हैं शाकाहारी, क्या बोलते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोर्स, ये जो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, जो केवल और केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते रहते हैं। जैसे आपका इसमें जो हमने बनाया था डायग्राम में, इनमें हमने लिखा था फाइटोप्लैंक्टन के साथ एक इनमें लिखा था जूप्लैंक्टन। क्या लिखा था, जूप्लैंक्टन। चलिए हम बात कर रहे थे प्राइमरी कंज्यूमर की, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो केवल और केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाए,
शाकाहारी जिसको हम बोलते हैं। ये केवल और केवल किसको खाता है? प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को बोलता है, खाता है, जिसको बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ये फर्स्ट कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। ये हर्बीवोर्स होते हैं। अब यहाँ पे हर्बीवोर्स आपके हमारे जो हमने भी डायग्राम में बनाया था, इसमें हर्बीवोर्स होंगे क्या? कुछ लार्वा, क्या होंगे? लार्वा, जैसे जू प्लैंकटन में आएंगे, जू प्लैंकटन, जो जल की धाराओं पर तैरने वाले जंतु होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? जू प्लैंकटन। कुछ लार्वा, छोटे छोटे लार्वा जो नन्ही एल्गी को खाते हैं। स्मॉल फिश जो केवल क्या खाती है? घासें खाती है, छोटी छोटी घासें खाती है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर वे हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में केवल और केवल उपभोक्ता को, केवल और केवल उत्पादक को खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे आपके जो प्लैंकटन हो गए, कुछ स्मॉल फिश हो गई हमारे तालाब के अकॉर्डिंग। दूसरा जो हमारा होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीय उपभोक्ता। क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? जो ऐसा कंज्यूमर जो इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर को खाए। किसको खाए भाई? प्राइमरी कंज्यूमर को खाए, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाए वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। ये केवल किसको खाता है? मुख्यतः खाता है प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। तो ये आपका क्या होगा? मांसाहारी। ये क्या होगा? मांसाहारी होगा, यानी कि ये कार्निवोर्स होगा। कार्निवोर्स, क्योंकि ये किसको खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर को। और प्राइमरी कंज्यूमर का थे छोटी और कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे आपका जू प्लैंकटन थे, लार्वा थे, छोटी मछलियां थी। तो इनको खाने वाला जैसे आपके यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉग। क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। तो ये किसको खाया? छोटी मछलियों को खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्रैब हो गया, केकड़ा, क्रैब हो गया, ये किसको खाता है? छोटी मछलियों को खा लेते हैं, या छोटे छोटे इंसेक्ट जो पानी में होते हैं उनको खा लेते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए वो द्वितीय उपभोक्ता। और ये आपका कार्निवोरस होते हैं। तीसरा जो है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता का मतलब टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? ऐसे उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाए, यानी टॉप लेवल के कंज्यूमर, उच्च स्तर के। ऐसे उपभोक्ता जो किसको खाए? द्वितीय उपभोक्ता को खाए। द्वितीय उपभोक्ता आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। द्वितीय उपभोक्ता यानी आपका यहाँ पे जैसे हो जाएगा, मान लीजिए तालाब में कोई बड़ी मछली है, आपका हो जाएगा लार्ज फिश, छोटी मछलियों को खा लेती है। मान लीजिए तालाब में क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, तो छोटी मछली, बड़ी मछली, मेढक, ये सबको निपटा देता है। सांप, स्नेक रात को भी खा लेगा, फिश को भी खा लेगा। तो ये सब टॉप कंज्यूमर लेवल के हैं हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम के। क्या टॉप कंज्यूमर लेवल यानी टर्सरी कंज्यूमर लेवल कहलाते हैं। ठीक, अब ये हमारे हो गए टर्सरी कंज्यूमर लेवल। ठीक, तो हमने पढ़ा क्या? बायोटिक इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट में हमने पढ़ा प्रोड्यूसर, हमने पढ़ा कंज्यूमर। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, डिकम्पोजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजर।
अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। लिख लो भैया, इंपॉर्टेंट। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी हिंदी मीडियम, यूपी इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपघटनकर्ता। यहाँ छोटा सा बताना है अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स होते क्या है कि अब इस पॉन्ड इकोसिस्टम हो या कोई इकोसिस्टम हो, जो जीव प्लांट या एनिमल, ये जब मर जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी अपघटित कर देते हैं, तो वे जीव जो मृत पौधों और जंतुओं का अपघटन करते हैं, उनको उनके सरल यौगिकों में, अणुओं में तोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। समझ में आया? जो क्या करेंगे, मृत पौधे या जंतु, भाई है पौधा है मरेगा, जंतु है मरेंगे, तो डेड होने के बाद उनको उनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उनको डिकम्पोज करना, अपघटित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजिशन कहलाती है। तो प्रक्रिया क्या है, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन कराने वाला कौन होता है, अपघटनकर्ता। अपघटन कराने वाला कौन होता है, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई। क्लियर? ये आपके क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट। कभी कभी केवल बायोटिक पूछता है, तो आप बस यही 3 बताएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक, अब इसके बाद जो स्टार्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट। क्या स्टार्ट होगा, एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आएगा, इस पॉन्ड इकोसिस्टम में या किसी भी इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग हैं, जो निर्जीव हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, अजैविक घटक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पानी, जैसे यहाँ सनलाइट, जैसे यहाँ टेम्परेचर, जैसे यहाँ CO2। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैसे हम सबसे पहली बात करेंगे सनलाइट। क्या करेंगे, सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ सनलाइट जो है एक प्रकार का एक नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसमें कोई प्राण या लिविंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन सनलाइट के बिना इकोसिस्टम चल ही नहीं पाएगा। सनलाइट क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट। हमारे इस धरती का जो सबसे मेन स्रोत है ऊर्जा का, वो सूर्य है, और इसी सनलाइट से ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगर सोचो सनलाइट ना हो तो क्या जीवन संभव होगा, नहीं। कुछ दिन के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन आप परमानेंट नहीं रह सकते, क्योंकि सनलाइट ही है जिसका प्रयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अपने लिए तो भोजन बनाते हैं, उनसे हम अपना भोजन ले लेते हैं। तो सनलाइट किसी भी इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सनलाइट के प्रोड्यूसर नहीं चलेगा। और दूसरा, ये सनलाइट ही आपके लिए ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का क्या स्रोत है। तो ये एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया कौन, सनलाइट, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा CO2 0.03% है इसका, 0.03% इसका है मात्रा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CO2 की मात्रा घट गई तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि CO2 और वाटर को जोड़कर ही सनलाइट की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है, CO2, और CO2 बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है।
तो यहाँ पर जो CO2 है, अगर CO2 की मात्रा कम हुई तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और अगर हमने इसकी मात्रा बढ़ा दी, अगर मात्रा हमने इसकी बढ़ा दी तो बढ़ाने से होगा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों कंडीशन में ये घातक है। तो ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तीसरा ऑक्सीजन, प्राणवायु, बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। हम वायवीय जंतु हैं, जो अवायवीय जंतु होगा तो हो जाएगा, लेकिन जो वायवीय जंतु हैं जैसे हम लोग हैं, एरोबिक है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पौधे को श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और आपका क्या हो गया? वाटर। और क्या हो गया? वाटर, जल। जल ही जीवन है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज्यादातर चीजों को घोल देता है और एक न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करता है। न्यूट्रल मीडियम का मतलब कि जिसमें ना तो अम्लीयता है ना तो क्षारीयता है। तो ज़्यादातर बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो न्यूट्रल मीडियम में ही, उदासीन माध्यम में सबसे बेस्ट तरीके से होते हैं। और वो उदासीन माध्यम प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? जल करता है। जल बहुत महत्वपूर्ण है, हर जीव के जीवित रहने के लिए जल का होना आवश्यक है। तो जल एक प्रकार का क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ जो होते हैं पौधे आके जो मिट्टी से लेंगे, नाइट्रेट लेंगे, फास्फोरस लेंगे, ठीक, मिनरल्स लेंगे, तो ये सब भी तो निर्जीव हैं। तो पौधे वो जो उनको लेते हैं तो उनके बिना ना तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, और अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो हम कंज्यूमर नहीं होंगे। तो न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर, हर जीव के जीवित रहने का एक डेफिनिट रेंज है, उसी टेम्परेचर के बीच वो सर्वाइव करता है। जैसे हम लोग जो है यही 25 से 30, 35, 40 तक हमारे लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है, 18, 20 से 25, 30 तक का। अब टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तब भी जीवन संभव नहीं, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तब भी जीवन संभव नहीं। तो ये टेम्परेचर भी क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लाइफ के सस्टेन करने के लिए, किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गए, ठीक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट बायोटिक कंपोनेंट पर पड़ता है। तो ये जो इकोसिस्टम, ये आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक। यानी कि इसका बताया क्या गया? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट नोन एज इकोसिस्टम। तो बिना इनके उनका भी जीवन चल नहीं पाएगा। एक मिनट कल्पना करिए, बिना ऑक्सीजन के सांस रोक के दिखा लीजिए, पॉसिबल ही नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि बिना एबायोटिक कंपोनेंट के हमारा काम चल जाए। तो इन दोनों का रिलेशन जो है, बायोटिक का एबायोटिक से और एबायोटिक का एबायोटिक से, इन्हीं के रिलेशन की स्टडी क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक, धन्यवाद।